अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर के 3 ओपिनियंस। पहला है वुमेन एंड मार्केट पे, जिसमें हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की। ऐसे के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वुमेन एम्पावरमेंट पे अक्सर आ जाता है। दूसरा ओपिनियन है हमारे पास आवर एल्गोरिथम ड्राइवन रियलिटी। इस पे राइटर ने बात किया फ्रीडम ऑफ स्पीच की, किस तरह जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बेसिकली एंटी गवर्नमेंट हो चुका है। कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करता है तो उसका ये हक छीन लिया जाता है। यूएस चाइना पे भी इसी हवाले से हम बात करेंगे, किस तरह उनका आपस में कंपटीशन लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहा है। तीसरा ओपिनियन है हमारे पास क्लाइमेट ट्रम्प पे, कि किस तरह क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज वाला जो हमने ओपिनियन पढ़ा था, बेसिकली उसी हवाले से राइटर ने इसमें बात की है इस ओपिनियन में। लेकिन थोड़ा सा डाटा जो है वो चेंज है, तो इस वजह से हम थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ेंगे। आज हम सारे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस वो वाली चीज़ें पढ़ेंगे जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। इस वजह से वीडियो छोटी होगी, लेकिन 3 ओपिनियंस डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला ओपिनियन है हमारे पास वुमेन एंड मार्केट्स पे, ख़वातीन को किस तरह एम्पावर किया जा सकता है। मार्केट्स आप इकॉनमी समझ सकते हैं इससे, कि किस तरह हमारी अगर वुमेन एम्पावर होंगी तो किस तरह हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर हो सकती है। वुमेन एंड मार्केट्स, इसका टाइटल सिग्निफिकेंस यही हो सकता है। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, इन 2023 Pakistan's 7th population and housing census identified 48.51% of the country's population of 241.49 million, nearly 117 million people as female। कि 2023 में जो पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक 241 पाकिस्तान की मिलियन पॉपुलेशन है, 241 मिलियन पॉपुलेशन है और उनमें से 48.51% ख़वातीन है। और अगर हम परसेंटेज की हवाले से अलग थोड़ा सा बात करें तो उनकी जो तादाद है वो बनती है 117 मिलियन। 241 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है और उसमें से 117 मिलियन सिर्फ ख़वातीन हैं। 2 years prior, the Pakistan's labor force survey 2021 had found that 49.38% of the country's 159.8 मिलियन वर्किंग एज पॉपुलेशन के, तब वहाँ पे एक सर्वे किया था, लेबर फोर्स सर्वे हुआ था 2021 में, 2000 पहले इस मर्दमशुमारी से। और तब ये बात आइडेंटिफाई की गई थी कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना उसमें से 49.38% वर्किंग एज पॉपुलेशन है। लेकिन हम तो ख़वातीन की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से राइटर ने आगे लड़कियों की बताई हैं कि इसमें से जो 159.8 मिलियन वर्किंग एज पॉपुलेशन थी उसमें 78.91 मिलियन पीपल कंप्राइजिंग वुमेन एंड गर्ल्स मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एज। ये हालात हैं। लेकिन अगर आगे राइटर हमें बताएंगे कि एक्चुअली में कितनी ख़वातीन काम कर रही हैं। हाफ़ पॉपुलेशन है ख़वातीन की और हाफ़ मर्दों की है, लेकिन मर्द सिर्फ काम करते हैं। बहुत सारी रीज़न्स हैं, रीज़न्स भी राइटर ने बताई हैं हमें, आगे सोल्यूशन भी राइटर ने बताया कि किस तरह हम ये सारी कल्चरल बैरियर्स जो हैं इनको ओवरकम कर सकते हैं। और आपको ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन हमारी काम करने के लायक है और कितनी ख़वातीन हैं, कितनी ख़वातीन काम कर रही हैं। इस वजह से आपने अपनी फैक्ट बुक में या फिर जहाँ पे भी आप अपना डाटा नोट करते हो वहाँ पे ये सारा डाटा लिखना है। हाउएवर द सर्वे हैड आल्सो फाउंड दैट ओनली 19% ऑफ द फीमेल वर्किंग एज पॉपुलेशन 15.34 million people, which equal 13.1% of the Pakistan's female population and 6.35% of its total population, were active participants in the economic life of the country। अब ये वाला जो डाटा है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तो आपको याद रहता है तो आप याद रख सकते हो, लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ख़वातीन कितनी हैं और कितनी ख़वातीन काम कर रही हैं। तो जो सर्वे हुआ था 2021 में, पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे हुआ था, उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया था कि कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। उसमें से 90% ऑफ द फीमेल वर्किंग एज पॉपुलेशन थी और उनमें से ये जो 90% है ना ये 15.34 मिलियन पीपल बनते हैं, विच इक्वल टू द 13.1% ऑफ द पाकिस्तान फीमेल पॉपुलेशन। जो हमने ऊपर टोटल आइडेंटिफाई किया था कि 48.51% है, इसमें से 13.1% ऑफ द पाकिस्तान फीमेल पॉपुलेशन है और उनमें से सिर्फ जो है वो 6.34% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन बनती है। जो पाकिस्तान की टोटल आबादी है उसमें से सिर्फ इतनी ख़वातीन 6.35% ख़वातीन एक्टिवली पार्टिसिपेंट हैं इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री में।
आगे राइटर लिखते हैं, इन सिंपल टर्म्स दीज नंबर्स मीन दैट आल दो females comprises half of the Pakistan's population and half its working age population, only a very small fraction directly contribute to the country's economic growth. अब देखिए यहाँ पे हमें पता चलता है कि हाफ पॉपुलेशन के बराबर है. हम इसको इकोनॉमी में लिख सकते हैं कि हमें अपनी ख़वातीन को एम्पावर करने की ज़रूरत है. तो इस वजह से हम इसको इकोनॉमी की तरफ भी लेके जा सकते हैं. अगर अलग से टॉपिक आता है वुमेन पे तो हम उसमें भी ये डाल सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी या इनइक्वालिटी में इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो हम इस लेटर को इस तरह भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. एट टाइम दिस गैप इज डिसमाइज्ड मीन साइड कर दिया गया था बाय रेफरेंस टू द ओवरऑल लैक ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. एट अदर्स इट इज़ ब्लेम्ड ऑन द रेंज ऑफ सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस रीजंस. अब ये वाले सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ख़वातीन एम्पावर नहीं हो पा रही. सोशल है, कल्चरल बैरियर्स हैं, रिलीजियस हैं, रीजंस दैट होल्ड वुमेन बैक even against their will. And yet at others it is laid at the door of women themselves who are deemed happy to live off the earning of the man in their lives and uninterested and unwilling to earn their own livelihood. ये बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि इस बात पे बहुत खुश हैं कि उनके जो मर्द हैं या उनके जो हस्बैंड्स हैं वो खुद कमा रहे हैं और वो बैठ के घर पे खा रही हैं. आगे राइटर लिखती हैं, सिग्निफिकेंट as these statistics or the explanation provided for them may be, they overlook a fact well known to those engaged in manufacturing, advertising and selling product ranging from textiles to home appliance to spices, that women whether they generate income in their own capacity or rely on income generated by others, or whether they buy items from themselves or for members of their families, are critical component of Pakistan's consumer base and they contribute to the economy indirectly by their purchasing and spending activity. देखिए मैं ना आपको समझाती हूँ कि आपने इसको इस डाटा को इस्तेमाल कैसे करना है. आपने पहले सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि आबादी कितनी है ख़वातीन की, काम कितनी ख़वातीन कर रही हैं. रीज़न्स का हमें पता चल गया कि कल्चरल रीज़न्स हैं, सोशल रीज़न्स हैं, रिलीजियस रीज़न्स हैं. ये सारे रीज़न्स थी हमें 3 पॉइंट्स मिल गए ये वाले. इसके अलावा ऊपर वाला डाटा भी मिल गया. अब हम ये चीज़ें बताएंगे कि इसके अलावा अगर ख़वातीन ने कल्चरल बैरियर्स को कम करना है तो क्या ख़वातीन अपने घर में कुछ सामान ऐसा रख लें जिसकी वजह से जो किसी और ख़वातीन को चाहिए हो जो कि अप्रोच नहीं कर सकती मार्केट तक, वो वहाँ पे आए ख़वातीन और उनसे परचेज़ कर लें. इस तरह क्या होगा कि उनका खुद का एक काम चल पड़ेगा कि एक खातून जो है वो घर से निकल के दूसरे घर में ही जा रही है, उसे बाज़ार जाना नहीं पड़ रहा, मार्केट तक नहीं जाना पड़ रहा और उसका काम भी हो जाएगा इस तरह. लेकिन फिर राइटर हमें एक और सिचुएशन देती हैं कि हाउ एवर देयर इज़ कंसिडरेबल एंटीडोटल एविडेंस दैट वुमेन ऑफ्टन लैक द अटोनमी कहते हैं आज़ादी को, टू मेक देयर ओन परचेजिंग डिसीजंस इवन व्हेन दे आर अर्निंग देयर ओन मनी. कि अगर वो अपने कमाई कर भी रही हैं, अपनी एम्पावर भी हैं, फिर भी वो खुद के अपने डिसीजंस नहीं ले सकते. अगर उसने कुछ पहनना है, खाना है, तो हमेशा जो है उसका हस्बैंड, उसका फादर या उसका ब्रदर ही हमेशा ये चॉइस जो है खुद अपने पास रखता है. फॉर इंस्टेंस इफ़ द वुमेन आर अर्निंग थ्रू एम्प्लॉयमेंट of lower social values such as domestic services, sales and waitress, their salaries are immediately handed over to the male head of the family who, though not gainfully employed himself, retain complete control over the finances of the female. कि अगर कुछ ख़वातीन जो है वो काम कर रही हैं डोमेस्टिक लेवल पे, जैसे घर में, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि वो कुछ सेलिंग प्रोडक्ट्स का काम कर रही हैं, घर पे कुछ चीज़ें बना के बेच रही हैं, तो वहाँ पे जो उनकी सैलरीज होती हैं ना उन पे भी कम्प्लीटली जो कंट्रोल होता है वो उनके घर के हेड पे होता है जो कि मेल होता है, वो उस पर कंट्रोल रखता है. फिर उसके पास जो फैसले करने का हक़ नहीं रहता कि वो कोई फ़ैसला कर सके, ना ही ऑटोनमी रहती है, ना खुद से वो जो उसने पैसे कमाए होते हैं ना वो उनको खुद से कहीं जगह पे इन्वेस्ट कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है. देयर इज़ आल्सो एविडेंस दैट इवन वेल मीनिंग मैन who are not eyeing the earnings of their female family members consider
The Pakistani marketplace too complicated and risky for women to navigate to। navigate का मतलब होता है डायरेक्ट करना या फिर ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना ऑन देयर ओन। कि कुछ मर्द जो हैं वो अगर नहीं समझते, नहीं कंट्रोल करते अपनी जो घर की ख़वातीन हैं, उनकी पैसे जो उन्होंने कमाए होते हैं उन पे अगर वो नहीं कंट्रोल रखते, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ को समझते हैं कि जो पाकिस्तान का मार्केट प्लेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और रिस्की है, स्पेशली फॉर वुमेन, कि वो इनको नहीं चला पाएंगी क्योंकि वहाँ पे इनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती। अब आगे राइटर क्वेश्चन पूछती हैं कि सो हाउ कैन वुमेन बी इनेबल्ड एंड एम्पावर्ड टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड सेफली इन द मार्केट प्लेस, कि किस तरह वहाँ पे वो सेफली और इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती हैं, ख़ास तौर पे मार्केट प्लेस में अगर वहाँ के जो उनके घर के जो मेल हैं वो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या रिस्की समझते हैं कि ख़वातीन उनको नहीं चला पाएंगी। तो फिर क्या करना चाहिए? तो पहली बात है कि अपने माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें जेंडर फ्रेंडली पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जो कि, और इसके अलावा रूल्स फॉर गवर्नेंस ऑफ डीलिंग इन द मार्केट प्लेस, कि किस तरह आपने लोगों को डील करना है। इसके ये जो रूल्स हैं, ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों को बताए कि ये पॉलिसीज़ हैं, इस तरह ख़वातीन वहाँ पे काम कर सकती हैं। तो ये सारी रीजंस थी इसकी, आगे कुछ भी नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं था, लेकिन यहाँ तक इंपॉर्टेंट डाटा था जिसमें हमने पढ़ लिया कि कॉजेज़ क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्यों काम नहीं कर रही और किस तरह काम कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें थी वुमेन एंड मार्केट्स में। आप इस डाटा को इस्तेमाल करोगे वुमेन एम्पावरमेंट में, इकॉनमी में। जिन लोगों ने जेंडर स्टडी का ऑप्शनल में सब्जेक्ट रखा होगा उसमें ये चूज़ कर सकते हैं। किसी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसमें इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम अपनी ख़वातीन को एम्पावर कर लें तो हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। हमारा दूसरा ओपिनियन है आवर एल्गोरिथम ड्राइवन रियलिटी। इसमें राइटर बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्री स्पीच की, इंटरनेट डिसरप्शन की। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एंटी गवर्नमेंट पे बात नहीं करने देती, कि वहाँ पे उनके मतलब कोई ऐसी पोस्ट नहीं कर सकता जो कि हमारे जो लॉज हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, वो सिर्फ एंटी गवर्नमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ उनको रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं राइटर्स, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने के लिए। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इसी तरह राइटर यूएस की बात करते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा बल्कि यूएस में भी ऐसा ही हो रहा है, जिस तरह उन्होंने वहाँ पे टिकटॉक बंद कर दी। तो राइटर इसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम इस डाटा को इस्तेमाल करेंगे। जर्नलिस्ट की भी बात किया कि किस तरह उनको हरासमेंट की जाती है, उनको रोका जाता है, सेंसरशिप की जाती है कि आप कोई भी बात जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते हो। तो ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास राइटर कहते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारी हाइब्रिड गवर्नमेंट है वो सिर्फ जो दूसरी गवर्नमेंट है उनके ऑपोजिट है उनको रोकने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा जो डिजिटल राइट्स हैं, अगर कोई प्रोटेस्ट होती है तो उस इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कोई भी वहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकता, ताकि एक बार सब कुछ डाटा बंद हो जाता है, कम्युनिकेशन बंद कर दी जाती है उन दौरान। तो राइटर कहते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है ना, इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट है उनकी सेंसरशिप कर दी जाती है, उनको कहते हैं कि आपने साइबर क्राइम किया, इनको साइबर क्राइम की डेफिनेशन का एक्चुअली में पता भी नहीं है। तो फिर अब बाद में राइटर लिखते हैं कि ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा बल्कि बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में भी हो रहा है। जैसे कि राइटर लिखते हैं, द क्वेश्चन हाउ एवर इज़ वेदर पाकिस्तान इज़ यूनिक इन इट्स अटेम्प्ट टू कम टू ग्रिप विद सोशल मीडिया। द आंसर इज़ एन एपैथिक not as is clear for examples of the US, India and China where social media has posed challenges of varying degrees and kinds। और ये सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं होता, ये हर घर की कहानी है। यूएस में भी ऐसा हो रहा है, इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, चाइना में भी ऐसा ही हो। सबसे पहले तो राइटर बात करते हैं इमरान खान की, कि इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर इन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट इन अप्रैल 2022 की बात कर रहा है राइटर, कि तब से ये सिलसिला जो है वो जारी है। PMLN और PP जो है वो स्ट्रगल कर रही है टू टेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डोमिनेटेड बाय देयर पॉलिटिकल राइवल कहते हैं दुश्मन को। डिस्पाइट कंसिडरेबल एफर्ट बोथ लीगल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल इंक्लूडिंग forced disappearance and arrest of social media activists belonging to Imran Khan's PTI, the attempts of the regime to bring social media under control where the latter party enjoy unrivaled superiority have
हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड कि वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, लीगल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जा रही है, इसके अलावा फोर्स डिसअपेरेंस की जाती है, अरेस्ट ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कि कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ लिख देते हैं, बिलोंगिंग टू इमरान खान पीटीआई। द अटैम्प्ट ऑफ द रेजीम टू ब्रिंग सोशल मीडिया अंडर कंट्रोल किया गया है, खुद को ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि कोई भी उनके खिलाफ बात ना कर पाए, तो पाकिस्तान में ये हो रहा है। उसके बाद राइटर लिखते हैं वेदर इट इज़ अ फायर वॉल दैट स्लो डाउन द इंटरनेट और कर्ब ऑन सर्टेन प्लेटफॉर्म और अदर मेयर्स, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स से दैट दीज आर एडवर्सली मीन बदतरीन तरीके से अफेक्टिंग देयर बिजनेसेस एंड आल्सो डिप्राइविंग इंडिविजुअल ऑफरिंग देयर सर्विसेज अब्रोड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न बैडली नीडेड फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। कि अब जो लोग इंटरनेट पे काम करते थे, डॉलर्स कमाते थे, यूट्यूबर्स थे, या फिर हम कह लें कि अमेज़ोन पे काम करते थे, इस तरह के कोई काम करते थे जहाँ पे उनको डॉलर्स के फॉर्म में पैसे मिलते थे, वो सब कुछ बंद हो गया क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के इकॉनमी को भी बहुत नुकसान हुआ। तो आप ये वाला डाटा कि अगर आपने लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकना था, इंटरनेट डिस्ट्रप्शन करनी थी, तो इसकी वजह से हमारी इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस पर हमने एक ओपिनियन भी पढ़ा था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हमारी इकॉनमी में कितना ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकॉनमी पे। उसमें हमने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़े थे जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए थे कि हमें सिर्फ एक दिन में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब आगे जो बात हमने करनी है वो हमने करनी है यूएस एंड चाइना के बारे में। वहाँ पे जो टिकटॉक बैन हुई है उस पर बात करेंगे हम, किस तरह वहाँ पे लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा सकता है। इसके अलावा हम इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं यूएस चाइना कंपटीशन के बारे में। हाउएवर पाकिस्तान इज़ नॉट अलोन इन ट्राइंग टू कर्ब फ्री डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्लोज। Take for example, the current tension in the US between TikTok and the authorities, where President Donald Trump has given the platform a 3-month reprieve after it was banned. जो टिकटॉक है ना, ये चाइना वालों की है। तो वहाँ पे लोग जो डाटा इस्तेमाल करते थे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा डाटा जो है हमारे जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं उन पे नज़र रखी हुई है चाइना ने, वहाँ पे चाइना का कंट्रोल है। तो इस वजह से हम लोग अपने मुल्क से टिकटॉक को बैन कर रहे हैं, ये रीज़न थी। और इसकी वजह से जब वो बैन हो गई तो वहाँ पे लोग जो पोस्ट करते थे, वहाँ से जो कमाते थे, वो सब कुछ भी बंद हो गया। तो इस वजह से ये भी राइटर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में बता रहा है। While officially the concerns regarding TikTok is about a Chinese control firm harvesting US user data to develop algorithms and others digital weapons that could be used in an information or propaganda war with the US, there are other more पोटेंट इश्यूज एज वेल। अब यहाँ पे राइटर के जो उनके ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ये कहा कि हम टिकटॉक क्यों बैन कर रहे हैं, तो उन्होंने ये रीज़न दी थी कि जो चाइनाज़ कंट्रोल है ना, वो वहाँ पे जो लोग डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा जो दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो हमारे मुल्क के लोगों पर नज़र रखे, और हमारा वो जो डाटा है वो गलत तरीके से उस इंफॉर्मेशन को या गलत तरीके से प्रोपोगंडा वार स्टार्ट कर सकता है चाइना, इसलिए हम अपने मुल्क से उसको ख़त्म कर रहे हैं। अब आगे हम रीड करेंगे चाइना के बारे में कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसी है। तो चाइना इज़ एट लीस्ट नॉट हाइपोक्रिटिकल एंड डज नॉट लेक्चर द वर्ल्ड ऑन द वर्च्यू ऑफ फ्रीडम। कि वहाँ पे एट लीस्ट जो चाइना है ना, वो फ्रीडम पे लेक्चर नहीं देता जैसे कि इलॉन मस्क देता है कि आप जो हो वो फ्री स्पीच करो, आपको पूरी आज़ादी है, और ना ही पाकिस्तान की तरह। लेकिन जो फ्रीडम है वो सिर्फ एंटी गवर्नमेंट ना हो, इस तरह की बातें एटलीस्ट चाइना नहीं करता। इट फायर वॉल्स ऑल कॉन्टेंट दैट इट डज़ नॉट लाइक। इट इज़ एन अथॉरिटेरियन स्टेट विच हैज़ डिसाइडेड टू फोकस ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल लिविंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर एन अदर डे। हमारे मुल्क में ना जो ऐप्स चलती है ना, वो दूसरे कंट्रीज़ की होती हैं, लेकिन चाइना को अगर कोई नहीं ना पसंद आती कि हमारे मुल्क में ये वाली ऐप नहीं होनी चाहिए, तो वो उससे अल्टरनेटिव खुद बना लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ये इस तरह के पंगों में पड़ते ही नहीं है कि फायर वॉल्स लगा दें, कंटेंट बंद कर दें, नेट बंद कर दें, इस तरह का नहीं है। वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है और वो ज़्यादा फोकस जो करती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे करती है। फिर राइटर आगे हमें एक और स्टेटमेंट देता है, बीजिंग हैज़ लिफ्टेड ओवर 800 million people out of poverty over the past 40 years, the World Bank said in a report in April 2022. With this, China has contributed close to 3/4 of the global reduction in the number of people living in extreme poverty. तो जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, तो उसने 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है पिछले
40 सालों में। अगर हम चाइना की हिस्ट्री पढ़ें तो चाइना एक बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता था, बहुत एक बैकवर्ड एरिया था वहाँ, वो एक बैकवर्ड एक कंट्री था। तो अब देखें वो एक सुपर पावर बन चुका है वो, तो उन्होंने बहुत काम किया है अपने ऊपर। और अब आप इस डाटा को जो है वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, या अगर आपको पॉवर्टी का कोई टॉपिक आता है तो आपने इस डाटा को, इस रेफरेंस को उसमें ऐड कर लेना कि अगर बीजिंग जो है चाइना का कैपिटल, वो इस तरह कर सकता है, तो हम भी अपने मुल्क से पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं अगर हमारा फोकस एंटी गवर्नमेंट से निकल के सिर्फ इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से आ जाए कि हमने अपनी इकोनॉमी को किस तरह डेवलप करना है। अगर पाकिस्तान में, अगर आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो कि जो चाइना का फोकस जो है, उसका जो प्रायोरिटीज़ है वो कुछ और है, हमें भी अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर लेंगे, अगर नेट नहीं बंद करेंगे, कोई ऐसा चीज़ होती है तो आप जो हो वो टेबल टॉक करो, साथ मिलके डिप्लोमेटिक या कॉन्सेंसस के थ्रू बात करने की कोशिश करो, सड़कों पे ना निकलो, पार्लियामेंट में बात करो आप, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप वो करोगे तो इस तरह लोगों का भी नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी नुकसान नहीं होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी और हम अपने मुल्क से पॉवर्टी को भी ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि चाइना ने किया। इसी तरह हम यूएस और चाइना की अगर बात करेंगे तो हम अपना ये एक रेफरेंस दे सकते हैं कि किस तरह यूएस चाइना की जो टिकटॉक है, यूएस ने अपने मुल्क से बैन कर दी कि ये हमारे जो सिटीजन्स हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं। तो इस डाटा को हम इस पर्सपेक्टिव से यूज़ करेंगे। आगे हमारा तीसरा ओपिनियन है क्लाइमेट, ट्रम्प के हवाले से है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूएस के हवाले से, ट्रम्प की पॉलिसी के हवाले से, क्लाइमेट चेंज पे हमें कोई टॉपिक मिलता है तो हम उसमें इस डाटा को इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिलता है कि अगली वीडियो भी बनानी है, वरना बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और आपको जैसे पता है कि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो फिर मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं होता, फिर मैं निकालने की कोशिश भी नहीं करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो ना ही बनाना पड़े। लेकिन अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते रहोगे तो मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी और मोटिवेशन मिलेगा इस तरह। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। इसमें राइटर ने बात की है ट्रम्प टू इनॉग्रेशन मीन आगाज़ की, कि ट्रम्प ने दूसरी बार एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुके हैं। जब ये पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे तो इन्होंने क्या किया था कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था वहाँ से एग्जिट हो गए थे, वहाँ से निकल गए थे ये। अब क्यों निकले थे? क्योंकि जो ट्रम्प है वो क्लाइमेट चेंज को जोक समझते हैं, स्कैम कहते हैं इनको, कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए भी नहीं थे कि उन्होंने कह दिया कि मैं पनामा कैनाल पे भी कब्जा कर लूँगा, मैं ग्रीनलैंड को अपने साथ शामिल कर लूँगा, कनाडा को अपने साथ शामिल करके 51 स्टेट्स बना दूंगा। तो ये सब कुछ क्यों था? ये सब कुछ राइटर ने कहा कि ये खुद जो है वो जियोपॉलिटिक्स है, ये जो कि क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से एक नई डायमेंशन निकल रही है और कंट्रोल करना चाह रहा है ट्रम्प इनकी वजह से। लेकिन अब जैसे ही वो आए हैं तो क्या हो गया कि आर डिस्टर्बिंग लिस्ट इंक्लूडिंग रिवर्सिंग पॉलिसीज, प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिक्लेयरिंग एन एनर्जी इमरजेंसी, अनलैशिंग अ न्यू वेव ऑफ ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग, while cancelling offshore wind powers leases, and for the second time in the last decades announcing a US exit from the Paris Climate Agreement, कि US ने वहाँ से एग्जिट कर दिया है, जितनी भी ये पॉलिसीज थी उनको रिवर्स कर दिया है, कि जो कि एनर्जी इमरजेंसी लगाई गई थी वो सब कुछ, और जो है जितने एग्रीमेंट थे जो कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी बनती थी उनके साथ इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन ये जो ये एक बाद में राइटर बताते हैं, हमें कुछ फैक्ट्स देते हैं कि वाकई में एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जो 2024 का साल था वो गर्म तरीन साल था इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। और उसके बाद राइटर हमें कुछ बातें बताते हैं कि एट द सेम टाइम 2024 की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ये सबसे गर्म तरीन साल था इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। इसके साथ उस साल में बहुत सारे फ्लड्स आए, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए, जो फॉरेस्ट फायर्स लगी वहाँ पे, और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा लोगों को। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा था? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा था। एट द सेम टाइम द स्टार्क रियलिटीज़ continues unabated with climate triggered super floods, रैगिंग फॉरेस्ट फायर्स, अनलाइवेबल टेम्परेचर। उनकी 2024 में बहुत सारे लोगों की इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से मौत भी हुई थी। एंड फ्रीक साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, फोर्सिबल गेट क्रैशिंग द रिजिलियंस ऑफ मोस्ट कंट्रीज। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा था, और कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एसोसिएटेड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस अनलैशेस फरी are following suit by burdening impact
impacted countries like Pakistan with billions in unbearable climate damages। जैसे पाकिस्तान में जब फ्लड आता है तो हमें कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। 2022 का हम अगर फ्लड देख लें, 2010 का फ्लड देख लें, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और ये सब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्लाइमेट डैमेज की वजह से होती हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से होती हैं। जब फ्लड आते हैं तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, एग्रीकल्चर तबाह हो जाते हैं, लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं हमारी इकॉनमी पे इम्पैक्ट रखते हैं। इसके अलावा अगर हम अभी देखें लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, फॉरेस्ट फायर, तो अगर हम इस पे बात कर लें तो वहाँ पे भी तो ये सारी बातें इकॉनमी रिलेटेड आ रही हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वहाँ पे आग लगी है। तो अगर हम इतनी ही बात कर लें तो इतना भी बहुत इनफ होगा अगर हम यूएस के हवाले से बात करें तो। लेकिन ट्रम्प जो है वो इस बात को नहीं मानते कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, और वो इसको एक स्कैम कहते हैं कि ये जोक है, मजाक कर रहे हैं आप लोग। और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उनमें से इन्होंने एग्जिट कर दिया है। आगे राइटर लिखते हैं, द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स ऑफ 2015 गार्नर्ड इट अराउंड अ बॉटम अप मॉडल विद ईच ऑफ द 195 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस। अब राइटर यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो कि 2015 में साइन हुआ था, वो उसमें एक बॉटम अप जो है मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना, इसमें 195 कंट्रीज़ थे। इसके अलावा देखिए जब हर बार जो यूएस है वो वहाँ से एग्जिट कर देगा तो बाकी कंट्रीज़ पे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली बात तो ये कि उनकी एक सीट खाली हो जाएगी, वैक्यूम, और उसको जो है कौन फिल करेगा, कोई भी नहीं फिल करेगा। और ये सुपर पावर है, फिर देखा देखी बहुत सारे और कंट्रीज़ भी अपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देते। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक फैक्ट है, बल्कि अब तो हमने देख भी लिया 2024 में कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। अब सर्दियों में कितनी सर्दी पड़ती है, तो सर्दियाँ कम होती जा रही हैं, गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। इसके अलावा राइटर बात करते हैं कि the last thing it needed was a staggering climate reversal from the historical largest carbon polluter and one still recovering from the catastrophic California forest fire and the devastating storms Helene and Milton hitting it in 2024। कि वहाँ पे ये जो कैस्ट्रोट्रॉफिक मीन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे तबाहकुन कैलिफोर्निया फॉरेस्ट फायर थी, उसमें इनको 2024 में जो नुकसानात, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है, डिवास्टेटिंग स्टॉर्म था वो। और इसके अलावा अगर हम बात करें अभी लॉस एंजलिस की, तो हमने अपनी आंखों से देखा इसी साल कि कितना ज़्यादा वहाँ पे भी नुकसान उठाना पड़ रहा है उनको, कितनी ज़्यादा बिल्डिंग जल गई हैं वहाँ पे, कुछ लोग भी मारे गए हैं उस आग में। तो ये सब कुछ भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। इसके अलावा अगर हम क्लाइमेट चेंज को ट्रम्प के साथ रिलेट करें तो हमने जो वीडियो एक ओपिनियन पढ़ा था उस पर जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो हम उस डाटा को भी लाजमी लिखेंगे अगर हम ट्रम्प के हवाले से बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन दूसरी साइड पे ऐसे सारे कंट्रीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जहाँ से ग्लेशियर्स पिघलेंगे और एक ट्रेड का नया रूट निकलेगा। तो हमने बेसिकली इसमें यही सारी चीज़ें लिखनी है कि जो ट्रम्प है वो सिर्फ अपना डबल फेस दिखा रहे हैं, एक तरफ कोई और बात करते हैं तो दूसरी तरफ कोई और बात करते हैं। लेकिन अगर ये पेरिस ये जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है इसमें से अगर इन्होंने एग्जिट किया तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है बाकी कंट्रीज़ को भी, और वो भी देखा देखी यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट पे कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।